Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. 1000 EDS सीरीज उसका आज अगर बायो का हम लेक्चर नंबर देखें तो लेक्चर नंबर 10 है। और ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 17 जो है वो उस पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसको आज हम करते हैं। और देखिए हमने बिल्कुल विद एसोसिएशन हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके चले हैं। और जो ही ये ख़त्म होगा आपका लास्ट पोर्शन भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें जिन जिन तक पहुंच सके, ताकि हर बंदा अपनी एक प्रॉपर वे से तैयारी कर सके। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई नहीं, बस आपकी शेयरिंग से किसी का भला हो जाना। तो एनी हो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है कि डोली इज द नेम ऑफ द। तो ये डोली जो थी ना, ये बेसिकली फर्स्ट क्लोन शीप थी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उसने ये ऑप्शन दे दिया मंकी का, बेबी का, फॉसल का, तो आपने शीप वाला जो है ना वो करेक्ट करना है। तो क्लोन किसको कहते हैं? क्लोन बेसिकली जो क्रिएट होती है अडल्ट सेल से। ठीक है, क्रिएटेड फ्रॉम अडल्ट सेल। ठीक है, जो अडल्ट सेल से क्रिएट होती है, तो इसकी जो आउटपुट मिलती है ना आपको क्लाउड की, वो 100% मिलती है। ठीक है, 100% मतलब जिसको हम जिन्स कहते हैं। ठीक है, हम जिन्स भी आप इसको कह सकते हैं। जो आप जिस सेल की है क्लोन आपने, वो 100% आपको फोटो कॉपी मिल जाती है। 100% आपको क्या मिल जाती है? उस चीज़ की फोटो कॉपी मिलती है। क्यों, हम कैसे ये करते हैं? इनका डीएनए सेम होता है, क्योंकि बोथ का जो क्लोन्ड होती है और जो ओरिजिनल होती है उनका डीएनए सेम होता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसका फंक्शन बता दूं तो ये होता है इस तरह है कि बेसिकली आपने एक, आपके पास मेल शीप है, तो उसका आपने क्या ले लिया, उसके मतलब जो क्लोन करनी है ना, तो इसके आपने स्पर्म्स लिए। इसके स्पर्म जो जो आपने दूसरी फीमेल शीप है उसके मतलब उसके अपने वाले स्पर्म निकाल के उसमें ये क्लोन वाला सब स्पर्म आपने रख दिया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो जो स्पर्म है उसकी जो इस क्लोन का लिया था, जब वो बेबी बनता है तो बेबी बनने के बाद जो 100% है वो उसकी फोटो कॉपी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोन शेप थी जो डोली, ये पहली दफ़ा जब इस पे एक्सपीरियंस किया गया था, तो ये फर्स्ट क्लोन शेप ये इस तरह बनी आपको। ठीक है, तो ये था इसका क्लोन का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आईज इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई करता है वो बेसिकली विटामिन ए है। तो विटामिन डी जो है वो आपको किससे बचाता है? रिकेट्स से बचाता है। रिकेट्स यानी हड्डियों की बीमारी होती है, उससे कौन सा? और विटामिन डी आपको सनलाइट से डायरेक्टली भी मिलता है। विटामिन सी जो है आपको स्कर्वे से बचाता है। और ये सबसे ज्यादा जो होता है वो ऑरेंज में होता है। ठीक है, विटामिन सी की जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है वो ऑरेंज में होती है। तो ये विटामिन ए है आपको आइज ह्यूमन। अगर विटामिन बी की बात करें तो इसकी आगे कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 9 जो हमारे हैं टोटल वो आ जाते हैं। एक आपका होता है बी 1 विटामिन। ठीक है, बी की जो कैटेगरीज हैं बी 1, इसका साइंटिफिक नाम वो पूछ लेते हैं तो वो है थायामीन। थायामीन बी 1 को कहते हैं। इसी तरह बी 2 का अगर आपसे पूछा जाए साइंटिफिक नेम तो वो राइबोफ्लेवन है। ठीक है, एक तो आपको 9 के 9 बी के पता चल जाएंगे और दूसरे उनके साइंटिफिक नेम भी आपको वो पूछ सकता है, तो वो आपको पता होंगे। बी 3 जो है वो नायासिन है। ठीक है, बी 3 विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है? वो नायासिन है। इसी तरह बी 4 नहीं होता, फिर बी 5 होता है। बी 5 जो आपका है वो पैंथोथेनिक एसिड है। पैंटोथेनिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद बी 5 के बाद हमारे पास नंबर आता है बी 6 का। इसको पायरोडोक्साइन कहते हैं। ठीक है, पायरियोडोक्साइन। ये सारे आपको 1 बाय 1 पता होने चाहिए। उसके बाद बी 7 आता है। बी 7 का नाम जो है वो बायोटिन उसको कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट विटामिन है। ये पहले दो का ज्यादा, ये पहले तीन का ज्यादा पूछ लेता है कि बी 2 इज आल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेवन, बी 1 इज आल्सो कॉल्ड एज थायामीन, बी 3 इज आल्सो कॉल्ड एज नायासिन,
फिर B7 का पूछ लेते हैं, इसको बायोटिन कहते हैं। फिर इसके बाद B8 अवेलेबल नहीं होता, B9 होता है। तो B9 को कहते हैं फोलेट। जो फोलेट होता है, आयरन होता है जिसमें सबसे ज्यादा, वो B9 होता है। इसी तरह फिर 10 11 नहीं होता, B12 विटामिन आपका होता है, और उसको कहते हैं कोबेलमेन। कोबेल मेन। ठीक है। तो ये सारे इनकी कैटेगरीज हैं। ये टोटल जो है वो 9 है। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये टोटल आपके 8 हो गए। सॉरी, 9 बोला, 8 हो गए ये टोटल आपके विटामिन। ठीक है। तो B1 किसको कहते हैं? थायामीन को। B2 किसको कहते हैं? राइबोफ्लेवन को। B3 किसको कहते हैं? नायासिन को। B5 पैंटोथेनिक एसिड को कहते हैं। B6 पायरोडोक्साइन को कहते हैं। B7 अगर आप देखें तो बायोटिन को कहते हैं। B9 आप फोलेट, जिसमें आयरन की मैक्सिमम कंटेंट्स होते हैं। B12 कोबेलमिन होता है। तो ये जिसमें कोबाल्ट की वैल्यू होती है। तो ये आपके 8 जो है इसकी बी, अगर बी का कोई भी विटामिन आए तो उसकी ये 8 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। तो बाकी हमने C A D वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स दोनों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है। विटामिन A D E एंड K जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। विटामिन B और विटामिन C, ये जो पहले दो हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादा लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में स्टे नहीं करते, तो प्रोलॉन्ग नहीं होते। बाकी जो होते हैं फैट सॉल्युबल, वो प्रोलॉन्ग विटामिन होते हैं। तो होप्स हो आपको विटामिन के बारे में कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अब आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो जो मास्टर ग्लैंड है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये किस कहाँ होता है? इसकी लोकेशन ब्रेन में होती है। ठीक है। ये इसकी लोकेशन जो होती है वो ब्रेन में होती है। पेंक्रियाज का अगर फंक्शन देखें तो ये ग्लैंड किस में होता है? एब्डोमेन में होता है, मतलब आपके पेट में ये ग्लैंड होता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव, इसका फंक्शन क्या है? ये एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, मतलब ठीक है, ताकि आपकी फूड वगैरह डाइजेस्ट हो सके। एक तो ये इसका फंक्शन है, और प्लस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ये इसका फंक्शन है। ये दो इसके मेन फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? ये आपका नेक में होता है। कहाँ इसकी लोकेशन पूछे तो ये थायराइड ग्लैंड आपका नेक में होता है। तो ये मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? रेगुलेट मेटाबॉलिक्स बॉडी रेट। ठीक है। बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, ये इसका फंक्शन है। ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड। और स्प्लीन जो है, स्प्लीन ग्लैंड को आप पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये किस में है? स्प्लीन को, ये एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ आवर ब्लड। ये किसके तौर पे काम करता है? एक्ट एज अ, स्प्लीन जो है फिल्टर, पिनियल का भी बताता हूँ, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड काम करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम पिनियल ग्लैंड का देखें तो ये आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है ना, जिस तरह ये मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी। स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होता है वो पिनियल ग्लैंड है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। और इसका नाम पीनल ग्लैंड या है। और इसको क्या, ये इसकी लोकेशन कहाँ होती है पीनल ग्लैंड की? ये भी ब्रेन में ही होती है, पीनल की भी। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज पीनल ग्लैंड, और इसकी लोकेशन ब्रेन में। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो भी ब्रेन में। और बाकी का 1 बाय 1 फंक्शन जिस तरह बनता था वो भी आपको बता दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द। तो जो मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे अब्जॉर्व होते हैं? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्व होते हैं। तो ये इसका मेन जो है वो फंक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह अगर ह्यूमंस का अगर आप देख लें, बॉडी टेम्परेचर देख लें, तो जो रूम टेम्परेचर होता है अगर उसकी बात करें, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो रूम टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है वो 37 सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो ये जो सब कुछ स्मॉल न्यूट्रिएंट्स वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज। अच्छा, जो डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वाला टेम्परेचर होता है जहाँ उसको रखा जाए। ठीक है।
उस जगह पे जितना टेम्परेचर होगा, जहां आपने रखा है ना, उस जगह पे जितना टेम्परेचर होगा वो आपका कौन सा होगा, डेड बॉडी का टेम्परेचर होगा। और 0 सेल्सियस पे तो आपको पता है चीज़ें जमना स्टार्ट हो जाती हैं। जो 37 37 सेल्सियस है वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, और इसी तरह जो रूम टेम्परेचर है वो 20 सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट हो गई। अगर आपसे रूम टेम्परेचर पूछा जाए, लेकिन जो डेड बॉडी का होता है वो जिस जगह पे, उस जगह का बेशक 15 है, उस जगह का 10 है या 40 है, वो आपका होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसिस इज एसोसिएटेड विद, तो ये जो टर्म है ये बेसिकली डेजर्ट के रिलेटेड है। और ओएसिस किसको कहते हैं, ये फर्टाइल एरिया ऑफ डेजर्ट होता है। ठीक है, डेजर्ट में जहाँ जो फर्टाइल एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं, फर्टाइल एरिया ऑफ डेजर्ट। इसको उर्दू में अगर हम देखें तो उर्दू में इसको नखलस्तान कहते हैं, तो फर्टाइल एरिया ऑफ डेजर्ट। आइलैंड्स क्या होता है, जो कंप्लीट सराउंडेड बाय हो ना फोर साइड से, कंप्लीट सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, कंप्लीट सराउंडेड बाय वाटर, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो ये यानी फोर साइड से। और अगर तीन साइड से हो तो वो आपका क्या बन जाता है, वो उसके हिसाब से मतलब वो जियोग्राफी का टॉपिक वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये फोर साइड से जो हो आपका, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड्स। ठीक है, इसी तरह फिर आपकी जियोग्राफी की डिफरेंट टर्म्स होती हैं, इस्टमस क्या होता है, और बाकी सारी टर्म्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बैक्टीरिया दैट हेल्प्स मेक योगर्ट। तो हमने बस बैक्टीरिया का हम इधर नाम बताना है कि जो योगर्ट मतलब दही वगैरह बनाने के लिए हेल्प आउट करता है। तो वो कौन सा लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया जो है वो आपका हेल्प्स करता है टू मेक योगर्ट। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया, ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के बाद हमारा क्वेश्चन है कि according to Big Bang Theory, the universe began about dash billion years ago. तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स कब मतलब बिगेन हुई, तो 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो ये यूनिवर्स बनना स्टार्ट हुई थी। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ये जॉर्ज लेमाइटर थे, इन्होंने दी, जॉर्ज लेमाइटर। ये भी पूछा जा सकता है हु गेव द बिग बैंग थ्योरी एंड व्हेन, तो ये 1927 में इन्होंने दी। इसकी थ्योरी की जो फाउंडेशनल सपोर्ट है, ये थ्योरी किस बिहाफ पे दी गई थी, फाउंडेशनल सपोर्ट उसको आप कह सकते हैं। इस थ्योरी की जो फाउंडेशनल सपोर्ट है या किस बिहाफ पे दी गई थी, तो वो हबल्स लॉ पे। ठीक है, इसकी जो थ्योरी की फाउंडेशनल सपोर्ट है वो हबल लॉ है। और वो बेसिकली क्या कहता है कि यूनिवर्स बिगेन एज अ सिंगल पॉइंट एंड एक्सपेंडेड टू इट्स करंट साइज। कि आपकी जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुई है, सिंगल बिगेन एट सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुई है, और क्या है, एंड एक्सपेंडेड इट करंट साइज। ठीक है, करंट साइज में ये क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि कब स्टार्ट हुई, 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो। किसने दी, जॉर्ज लेमार्टर ने। कब दी, 1927 में। फाउंडेशनल सपोर्ट क्या है, किस बिहाफ पे दी गई, हबल्स लॉ पे। वो कहता क्या है कि वो एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुई और करंट साइज तक वो क्या कर रही है, एक्सपेंडेड हो रही है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ईच ह्यूमन बॉडी ब्रीथ इन डैश लीटर्स ऑफ एयर। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने लीटर्स ऑफ एयर ब्रेथ करती हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो 10 से 1000 से 15,000, ठीक है, लीटर्स ऑफ एयर जो है हर रोज। तो जो हेल्दी मैन है उसकी जो, वैसे अगर हेल्दी मैन की सिंपली देखें तो वो 11,000 तकरीबन होती है। ठीक है, हेल्दी मैन की। इसी तरह 11,000 लीटर वो लेता है ऑफ एयर इन अ डे। तो जो एवरेज अडल्ट होता है ना, एवरेज अडल्ट मतलब एट रेस्ट, जो वो रेस्ट पे है ना, मतलब आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो वो जो इनहेल या एक्सहेल्स आप करेंगे, जो एवरेज होती है उसकी, इनहेल या एक्सहेल्स, ठीक है, या अंदर सांस लेंगे या बाहर निकालेंगे, वो 7 7 से 7 या 8 लीटर जो है वो आपकी पर मिनट होगी।
पर मिनट 7 to 8 लीटर्स होगी। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन अ डैश लीटर्स ऑफ एयर, तो ये 10 से 15 हज़ार। फिर आपको साथ बताया कि जो हेल्दी मैन की जो वैसे निकलती है, अगर इंडिविजुअल की निकालें तो वो 11,000 लीटर्स पर डे। और इनहेल्स और एक्सेल्स जो कर रहे होते हैं वो 7 से 8 लीटर्स पर मिनट। अगर मिनट का पूछ लें तो 7 से 8 लीटर्स। ये किस सूरत में है? जब वो टेक एट रेस्ट है। तो टेक एट रेस्ट का आपने ये ख्याल रखना है पेपर में क्वेश्चन का। तो टेक एट रेस्ट पे आएगा तो 7 to 8 लीटर्स। तो ये था क्वेश्चन हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉग्ड इन सिंड्रोम, LIS जिसको कहते हैं, इज अ विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लॉग्ड इन सिंड्रोम, सिंड्रोम का अगर आपको कोई भी मसला बने तो ये न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होती है? कंडीशन आपकी किस तरह की होती है? लाइक पैरालिसिस जिस तरह हो जाना। पैरालिसिस हो जाना मतलब आपकी जो ब्रेन की वेन्स है वो प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रही बाकी बॉडी पार्ट्स को। तो इस वजह से क्या हो जाता है? तो मतलब ये पैरालिसिस हो जाता है। और ये क्या कह सकते हैं आप इसको? ड्यू टू जो ब्रेन स्टेम है वो डैमेज हो जाए। ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ये फंक्शन हो सकता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है और इसकी वजह से आपको क्या होता है? वो पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी मेन इसमें पॉइंट है। यानी आपके पास कोई गाड़ी है और वो उसके तमाम जो एयर के पंप्स वगैरह हैं सारे वो काम नहीं कर रहे तो वो डेफिनेटली नहीं चलेगी। तो इसी तरह ये ह्यूमन में भी सेम सिस्टम है। तो ब्रेन स्टेम जब डैमेज हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इनसाइड ऑफ वाटरमेलन। तो ये जस्ट आपने पिगमेंट बताना है कि वो कौन सा पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटरमेलन में। तो ये लाइसोपीन है। और जो वाटरमेलन में वाटर की ये जो स्ट्रेंथ होती है वो 92%। आपने ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने वाटरमेलन में वाटर की कितनी परसेंटेज होती है? तो 92%, ये आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इंसेक्ट कैन सर्वाइव विदाउट अ हेड फॉर 1 और मोर वीक्स। तो ये बेसिकली जो आपका कॉकरोच है वो सरवाइव कर सकता है मोर देन 1 और मोर वीक्स। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अल्लाह ने उसका सिस्टम ही इस तरह का बनाया कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसकी वजह से वो सरवाइव कर सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जो कॉकरोच ओनली है जिसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वो सरवाइव कर सकता है विदाउट हेड फॉर 1 और मोर वीक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हु कीप्स ब्लाइंड स्नेक्स एज देयर पेट्स। तो ये जो आउल्स यानी उल्लू हैं वो क्या हैं? वो अपने जो ब्लाइंड स्नेक्स एज देयर पेट्स रखते हैं, अपने बच्चों के पास रखते हैं। लेकिन ऐसा क्योंकि नेचर के अपोजिट ये काम होता है, इस वजह से फिर वो जो ये ब्लाइंड स्नेक्स हैं उनके बच्चों को काट भी लेते हैं। तो बेसिकली आपने ये बताना है इसमें कि ब्लाइंड स्नेक्स एज देयर पेट्स कौन रखता है इनमें से? तो ये ऑल्स, ये ईगल्स और ऑल्स में आपने डिफरेंस रखना है। तो ये ऑल्स ऑल्स जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द फोलिक एसिड। तो अभी हमने तमाम जितने भी थे विटामिन उन पे बड़ी डिटेल डिस्कस की है स्टार्ट में। तो जो फोलिक एसिड है वो विटामिन B9 है। और इसको विटामिन B9 को आप फोलिक एसिड भी कहते हैं। अगर B1 की बात करें तो ये इसको क्या कहते हैं? थायामीन। अब देखें, जिस तरह उसने पूछ लिया फोलिक एसिड तो हमने इसलिए सारे डिस्कस कर लिए कि जिसमें ये सारे चीज़ें आती हैं। B1 को जिस तरह थायामीन कहते हैं। B6 की अगर हम बात करें तो इसको पायरोडोक्साइन कहते हैं। नोक्साइन। इसी तरह इधर इसने B12 का पूछा हुआ है तो इसको कोबैल्मिन कहते हैं। कोबैल्मिन। तो ये सारे विटामिन हैं और फोलिक एसिड किस में होता है? तो वो विटामिन B9 में। तो हमने इसकी जो 8 की 8 विटामिन B की कैटेगरीज हैं वो हम देख चुके हैं, तो इसलिए अब आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेगापिक्सल्स इज द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में कितने मेगापिक्सल्स होते हैं? तो ये आपने एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है
कि कितने मेगापिक्सल होते हैं, 576 जो है वो मेगापिक्सल होते हैं ह्यूमन आई में। तो जिस तरह आजकल के कैमरे हैं, कोई 50 मेगापिक्सल का, कोई 70 मेगापिक्सल का, लेकिन जो अल्लाह ने बनाया ह्यूमन आई का सिस्टम, उसमें देखें कितने मेगापिक्सल हैं, 576। तभी आपको सही क्लियर नज़र आता है और दूर तक आप की विजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टेटनस जो है इज अ डैश इन्फेक्शन। तो टेटनस जो है वो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कुछ भी जो डिसीजेज होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, और कुछ जो है वो आपकी किस की वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं। तो हम मेन मेन जो है वो तीन चार बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख लेते हैं। एक तो आपकी मेन टेटनस आ गई। दूसरी जो आपकी मेन है वो नमूनिया भी जो है वो भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और जो सबसे ज़्यादा नमूनिया अगर इम्पेक्ट करे तो वो किस चीज़ पे करता है, कौन से बॉडी पार्ट पे करता है, तो वो आपके लीवर पे करता है। उसी तरह एक और हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो मेन सी है वो उसको देख लेते हैं, वो टीबी। और टीबी को क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस इसको आप कहते हैं। इसी तरह इसकी कोई और एक मेन फॉर्म जो मतलब पूछी जाती है पेपर में, डिप्थेरिया जो है वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। और इसके बाद जो स्किन पे अगर कोई आपको इन्फेक्शन होती है तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है। तो ये नमोनिया हो गई, टीबी हो गई, टेटनस हो गई, डिप्थेरिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गई। तो ये सारी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखी हैं तो कुछ हम वायरल इन्फेक्शंस भी देख लेते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो मेन मेन आपकी पूछी जाती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम सिर्फ पेपर के लिहाज से और जो पूछी जाती हैं उसके एनालिसिस पे देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी वायरल इन्फेक्शन है। जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हुआ था, बड़ा मतलब हिस्ट्री में मशहूर है, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरह जो हेपेटाइटिस है, जिसको यरकान कहते हैं, वो आपका क्या है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके बाद चिकन पॉक्स जो है वो क्या है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस की वजह से होता है चिकन पॉक्स। बाकी सबसे जो मतलब जानदार मिसाल अगर हम वायरल इन्फेक्शन की देखें तो वो है कोविड 19। तो ये कोविड 19 जो था वो भी एक वायरल इन्फेक्शन यानी वायरस की वजह से था। डेंगू जो मतलब ये जो आजकल कॉमन है, मतलब कोविड 19 भी अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, इसी तरह डेंगू जो है वो क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरह रेबीज जो हो जाती है वो भी क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। मतलब आपको किसी इस तरह के डॉग ने काटा है तो वो रेबीज आपको हो गई, तो वो भी वायरल इन्फेक्शन है। और रिसेंट पास्ट की आपकी बीमारी है पोलियो। पोलियो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। एड्स आपकी रिसेंट पास्ट की बीमारी है, HIV एड्स जिसको कहते हैं, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इसी तरह ब्रोंकिटिस ये पूछा जाता है अक्सर आपके डिफरेंट एग्जाम में, ब्रोंकिटिस ये कौन सी इन्फेक्शन है। तो वो नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बैक्टीरियल है, लेकिन ये कौन सी इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है ब्रोंकिटिस। ठीक है। तो ये वायरल इन्फेक्शन हमने जो मेन मेन थी और आपको याद भी रहने वाली हैं, तो ये हमने डिस्कस की। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी जो मेन मेन थी सारी हमने डिस्कस कर ली वन बाय वन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्स में अगर किसी की वैल्यू है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो प्लाज्मा की है। बाकी ये सारी फॉर्म जो है, लिक्विड होगी, गैस होगी, सॉलिड होगी, ये सारी किसकी फॉर्म है, तो ये सारी मैटर की फॉर्म है। मैटर की टोटल फॉर्म 4 होती हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सॉलिड, सेकंड फॉर्म लिक्विड, थर्ड फॉर्म गैस, फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा। तो ये सारी आपकी किसकी फॉर्म है, टोटल फॉर्म्स। वो पूछा जा सकता है कि टोटल फॉर्म्स कितनी है, वो आपने चार बतानी है। कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस हैं, और साथ प्लाज्मा भी, वो भी किस में होता है, इसकी मैटर की फॉर्म में आता है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अबंडेंस है, मतलब सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा यूनिवर्स में होता है। ये क्वेश्चन, और बाकी जो लिक्विड और ये सारा आपकी अर्थ वाली फॉर्म है। कुछ अंडरग्राउंड है और कुछ आपकी अर्थ के ऊपर है, कुछ इनर कोर में और कुछ मेंटल जिसको कहते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रेन डज एन ऑक्टोपस हैव। तो ये आपने बताना है कि उसके ब्रेन कितने हैं। तो ये ओवरऑल उसके 9 ब्रेन हैं। उसके ऑक्टोपस एक छोटा सा मैमल है जिसको आप कोई हशरात की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो उसके टोटल ब्रेन आपने बताने हैं, तो वो 9 ब्रेन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो जो परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो 45% है। ये तो आपको पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो 45% है। लेकिन जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम वाले हैं वो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से एसोसिएशन में और पूछ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ जो वाटर है वो ब्लड में कितनी है। तो वो 55% है। ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेन में वाटर की परसेंटेज वो 73% है। तो ये दो तीन जो है ना वो साथ एसोसिएशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट है द थर्ड मोस्ट परसेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो तीसरे नंबर पे एलिमेंट है वो कौन सा है। तो वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होती है ह्यूमन बॉडी में वो 10% है। अच्छा, अगर तीसरे वाला उसने पूछ लिया, वो फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट तीन तो आपको जो मेन है, जो मतलब प्रोमिनेंट है, वो आपको पता होने चाहिए। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी में, वो 65% अपना रोल अदा कर रही होती है। और अगर पूछ ले कि ऑक्सीजन का ब्रेन में कितना यूज है, तो वो 21% ऑलमोस्ट होता है। तो इसी तरह जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है बॉडी में, वो कार्बन है। और कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, वो 18% होती है। और थर्ड मोस्ट उसने पूछा हुआ है वो हाइड्रोजन है, और वो 10% है। इसी तरह फोर्थ पे अगर हम बात करें तो 3.3% है। तो ये मेन ये चार ही हैं, बाकी जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। तो ये हमने विद तमाम चीज़ें इसकी डिस्कस कर लें कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। और उसकी एसोसिएशन में बाकी जितने आ जाए, मतलब मेन जो प्रोमिनेंट है वो यही है। तो उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा। इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ये सब को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके और सबका फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।